नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गोपाल सिंह राठौड़ और आप प्रिंस विल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर। आज अपन पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो मौर्योत्तर काल है उसमें शुंग वंश में क्या क्या हुआ था और कर्ण वंश में क्या क्या हुआ था। उनकी राजनीतिक परिस्थितियां देखी थी, उनमें शुंग वंश की कला देखी थी। आज अपन जो 3 ब्राह्मण राजवंश रहे हैं मौर्योत्तर काल में, उसमें आज सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। सातवाहन वंश के बारे में जब अपन सातवाहन वंश के बारे में बातें करेंगे तो हम एक निश्चित एक डिफाइन एरिया में जाके बात करेंगे कि किस एरिया में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले अपन पृष्ठभूमि देखेंगे कि सातवाहन कौन थे, सातवाहन का क्षेत्र क्या था और सातवाहनों की स्थापना किसने की थी, सातवाहनों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद में देखेंगे इनके प्रमुख प्रमुख राजाओं के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सातवाहन वंश है उसके 3 पार्ट में राजाओं को डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन आरंभिक राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 राजाओं के नाम बताऊंगा मैं आपको। संस्थापक सिमुक की बात करूंगा, कृष्ण की बात करूंगा और उसके बाद में कृष्ण के जो पुत्र है सातकर्णी, उनके बारे में बात करूंगा, जो कि प्रथम प्रोमिनेंट राजा हुए। उसके बाद में अंधकार युग आएगा तो उसकी बात करूंगा। अंधकार युग में मैं बताऊंगा आपको कि 19 राजा हुए थे, जिसमें से 3 ऐसे राजा हैं जिनके और कहीं पर भी उल्लेख मिलता है, लेकिन और जो 16 राजा हैं उनका उल्लेख सिर्फ मत्स्य पुराण में मिलता है। ये चीजें बताऊंगा और उन 3 राजाओं के मैं नाम को बताऊंगा आपको, जिसमें उपालिक होता है, एक उसमें हाल होता है जो कि बहुत विद्वान शासक होता है, जो गाथा सप्तशती नामक एक गेय जो एक काव्य होता है उसकी रचना करता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंधकार युग आने के बाद में वापस सातवाहन युग का पुनरुत्थान होता है और उसमें प्रोमिनेंट राजा आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलमावी आता है, यज्ञश्री सातकर्णी आता है और इनका जो अंतिम शासक होता है उसकी बात करूंगा कि पुलमावी फोर्थ, जिसके टाइम पे सातवाहन वंश लगभग डिक्लाइन चल हो जाता है। आज की क्लास में ये बातें रहेंगी और इसके अलावा मैं अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सातवाहन वंश की कला के बारे में, संस्कृति कैसी की थी। संस्कृति में अपन कला देखेंगे, उनका धर्म देखेंगे, उनका समाज देखेंगे और सबसे अंत में बात करूंगा इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो जैसे मैंने ये टाइमलाइन बताई आपको, तो मैं आपको बताऊं, ये सातवाहन वंश का मैप है, जब यूज में आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने अभी बताया पृष्ठभूमि में आपको कौन थे, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। कौन थे, इनका क्षेत्र क्या था, इनकी स्थापना कब हुई, आरंभिक राजा कौन से थे, अंधकार युग के टाइम पे कौन से थे, पुनरुत्थान के टाइम पे कौन से थे। बाद में अपन कल की बात करेंगे, जब कल अपन इसकी सेकंड पार्ट लेके आएंगे तो उसमें अपन बताएंगे कि संस्कृति इनकी कैसी थी और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक लेके कि कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो बात आ जाती है कि सातवाहन थे कौन। सातवाहन थे कौन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन थे। सातवाहन कौन थे, इसके मामले में 3 मत प्रचलित है। कितने? 3 मत प्रचलित है, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा। पहला जो मत है वो सातवाहनों के बारे में कहते हैं कि ये अनार्य थे। क्या थे? अनार्य। तो ये बात आ जाती है कि अनार्य किसने कहा इनको। तो मुख्यतः ब्राह्मण साहित्य, जिसमें महाभारत, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण और जिसमें मनुस्मृति। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो कहता है कि ये अनार्य थे। ठीक है, महाभारत में इनके बारे में उल्लेख मिलता है, उसमें बोला जाता है कि ये मलेच्छ थे। ठीक है, और जो मनुस्मृति है उसमें इनको कहते हैं कि ये वर्ण संकर थे। अब बात आ जाती है इनको अनार्य क्यों कहा। तो अभी मैं इनका क्षेत्र बताऊंगा तो आपको बताऊंगा ये दक्षिण में ज्यादातर फैले, महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटक का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया और आंध्रा का एरिया, इसमें ये फैले। और अनार्यों ने कहा कि आर्यों ने कहा कि जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। और मैंने उत्तर वैदिक काल में आपको बताया था, सिंधु सभ्यता के टाइम पे मैंने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता के बाद में मैंने आपको बताया था कि
आर्यों का जो मुख्यतः जो क्षेत्र था वो गंगा का प्लेन, सिंधु दोआब और पाटलिपुत्र तक का एरिया वो आ गया था। मतलब भारत का उत्तर का एरिया या उत्तर पश्चिम का एरिया, वहां पे आर्य निवास करते थे। अब ये क्या है, ये है साउथ में। तो साउथ की जितनी भी डायनेस्टी है, तो उनमें से एक डायनेस्टी, जैसे ये सातवाहन वंश आया, तो सातवाहनों के बारे में एक जो मत उभर कर आता है कि सातवाहन कौन थे, तो एक आता है अनार्य थे, क्योंकि आर्यों ने इनको अनार्य कह दिया। और मैंने आपको बताया कि महाभारत में इनको मलेच्छ कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इनको अनार्य कहा गया है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में इनको वर्ण संकर, मतलब वर्ण संकर का मतलब एक वर्ण की कोई पुरुष दूसरे वर्ण की महिला से शादी करता है, तो उसके द्वारा जो उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं वो वर्ण संकर। ठीक है, ये हो गया पहला मत, ये अनार्य। लेकिन ये इतिहास की कड़ियों में सही से सुमेलित नहीं हो पाता है, इसलिए ये मत खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। अब जो दूसरा मत आता है, वो इनको कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, और ये क्षत्रिय कहते हैं मुख्यतः डी आर भंडारकर साहब। लेकिन एक नासिक इंस्क्रिप्शन है इनका, नासिक इंस्क्रिप्शन, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा हुए इनके गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनकी माता श्री गौतमी बलश्री के द्वारा लिखवाया गया या फिर उनको बनवाया गया। तो उसमें एक जगह पर गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, उनकी एक उपाधि मिलती है, और वो उपाधि है क्षत्रिय मान दपदंश। क्षत्रिय मान दपदंश, इसका मतलब हो गया क्षत्रियों के मान और घमंड को दूर करने वाला, या क्षत्रियों के मान और घमंड का नाश करने वाला। वो कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और एक कहा गया कि अद्वितीय ब्राह्मण। तो ये भी मूल जो बात है उससे ये भी कट गया कि क्षत्रिय भी नहीं थे। अब तीसरी चीज ये आती है कि ये थे कौन, तो इसके बारे में तीसरी और सर्वमान्य मत जो आता है वो आता है कि ये ब्राह्मण थे। तो किसी भी चीज के होने के पीछे कोई रीजन होने चाहिए, यदि रीजन है तब तो उसको माने हम ब्राह्मण थे, नहीं तो अपन ने क्षत्रिय को भी काटा है कि ये क्षत्रिय नहीं थे, और अपन ने अनार्य के बारे में इनको कहा कि ठीक है ये अनार्य भी नहीं थे। तो इसके पक्ष में मत दीजिए भाई, इसके पक्ष में क्या मत है तुम्हारे? तो एक तो अभी बताया मैंने आपको कि क्षत्रिय मान दपदंश, एक तो ये इनका प्रूफ है कि एक अद्वितीय ब्राह्मण इनके बारे में बोला गया है कि अद्वितीय ब्राह्मण, ये इनकी उपाधि थी, ब्राह्मणों की तरफ ही आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात जैसे मैंने आपको अभी बताया, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो इनके नाम के पीछे ऋषियों के नाम आ रहे हैं दोस्तों। किसके नाम आ रहे हैं? ऋषियों के नाम आ रहे हैं। और चूंकि ऋषियों के नाम आ रहे हैं, तो ऋषियों के नाम एंशिएंट टाइम से ब्राह्मणों के द्वारा लगाए जाते थे। तो एक ब्राह्मणों के पक्ष में यह मत आ गया। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण थे। और सर्वमान्य मत जो है वो है कि जो कौन सातवाहनास थे वो ब्राह्मण थे। और इसके पक्ष में लगभग विद्वान सहमत होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ये कौन थे। तो इसमें 3 मत है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसमें कितने मत हैं? इसमें 3 मत है, पहला मत, दूसरा मत और तीसरा मत। पहला मत इनके बारे में है क्या हो गया, पहला मत जो इनके बारे में है, दूसरा रखना पड़ेगा अपन को। पहला मत इनके बारे में ये अनार्य थे। क्या थे? अनार्य थे। और ये बात कहां से मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। दूसरी बात ये मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इनको अनार्य कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य में ही जो दूसरी बात है वो महाभारत से, जिसमें इनको कहा गया है मलेच्छ।
और जो तीसरी बात मिलती है वो मिलती है अपन को मनुस्मृति से, और मनुस्मृति में इनको कहा गया है वर्ण संकर। ठीक है, दूसरा मत, जो दूसरा मत है वो क्या है? क्षत्रिय। ठीक है भाई, क्षत्रिय किसने कहा? क्षत्रिय इनको कहते हैं डॉक्टर भंडारकर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय को ये नहीं है, क्यों? क्योंकि नासिक इंस्क्रिप्शन में, नासिक जो इंस्क्रिप्शन है इसमें एक बात कही गई है, क्षत्रिय मान तर्प तंस। किसके बारे में? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं। गौतमीपुत्र सातकर्णी मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी, जीएस। ठीक है दोस्तों, ये क्षत्रिय। और जो प्रमुख जिसके बारे में कहते हैं कि ये मान्य मत है वो है ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जो कहता है, और जो ब्राह्मण बात अपन को देखने को मिलती है, और सबसे प्रमुख मत जो है क्या है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण अपन को लगभग विद्वान मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे चलिए। अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया है कि ये कौन थे। एक मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो सातवाहन थे वो नाम के बारे में भी अलग अलग राय हैं। ये सातवाहन जो इनकी डायनेस्टी है उसका नाम सातवाहन ही क्यों पड़ा? तो कई लोग तो कहते हैं कि सातकर्णी के नाम पे, कि इनका जो प्रथम प्रोमिनेंट राजा हुआ था उसके बाद में इसी के नाम पर गौतमीपुत्र सातकर्णी आया, उसी के नाम पर और भी आगे कई राजा है जिन्होंने सातकर्णी अपने नाम में लगाया। कुछ तो कहते हैं कि सातकर्णी के नाम पर इनके वंश का नाम सातवाहन पड़ा। कुछ कहते हैं कि बहुत ही पुराने टाइम से सातवाहन नाम से एक ट्राइब हुआ करती थी, और चूंकि वो ट्राइब थी तब तक इनको पढ़ा नहीं गया, लेकिन जब से इन्होंने राजा रूल करना स्टार्ट किया तब से इनका हिस्ट्री में नाम आना स्टार्ट हो गया, तो उस ट्राइब के नाम पे इन्होंने सातवाहन नाम लिखा। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अब यदि किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका डीप नॉलेज, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और उसके बारे में यदि अपन कहीं पे डिबेट करें तो डिबेट में अपन को हिस्सा लेने के लिए और डिबेट में अपन को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अपन को इस तरह के जो फैक्ट होते हैं वो याद रखना जरूरी होता है। और ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर सिविल एस्पिरेंट जो किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, तो उसमें एक डिबेट करने की क्षमता होना चाहिए, और डिबेट में ऐसी चीजें आवश्यक हो जाती है। तो ये बात हुई ये कौन थे। कौन के बाद में इनका क्षेत्र क्या था। तो इनके क्षेत्र के बारे में भी दोस्तों अलग अलग राय हैं। वो क्या है? तो क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि कोई कहता है ये महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से बिलोंग करते हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। कोई कहता है ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में सांची से थे। कोई कहता है ये कर्नाटका में 2 जगह हैं वहां से थे। और कोई कहता है कि आंध्रा से थे, क्योंकि आंध्रा में जो अमरावती है वहां से जो अभिलेख मिले उनमें जो पुलमावी है उनका नाम मिला है खूब सा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सांची है वहां पे सातकर्णी का नाम मिला है, जो सांची स्तूप है उस पर इंस्क्रिप्शन अभिलेख है उसमें सातकर्णी का नाम मिला है, सातकर्णी फेस्ट का नाम मिला है। जो अभी मैं सभी आपको जब प्रमुख राजा पढ़ाऊंगा तो सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं सिर्फ यूपीएससी आरएस की बात नहीं कर रहा हूं या अदर कोई स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। और ऑल एग्जाम्स का मतलब नेट जेआरएफ तक की बात कर रहा हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बात कर रहा हूं, और मैं फर्स्ट ग्रेड की जो भी एग्जाम होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इनका क्षेत्र क्या था। तो मैंने बताया आपको कि कर्नाटका में 2 ऐसी जगह हैं वहां से इनकी मुद्राएं मिलती है, इसलिए कहते हैं कि ये कर्नाटका से थे। ठीक है भाई, और बताइए।
मध्य प्रदेश में इसलिए कहते हैं कि सांची के स्तूप से जो अभिलेख मिला है, सांची से जो अभिलेख मिला है, उसमें जो सातकर्णी है उसका उल्लेख है। ठीक है, आंध्र से, अमरावती, कर्नाटका से दो ऐसी जगह जिसमें एक बराड़ आ जाता है, वहां से इनको सिक्के के ढेर मिले हैं, जिनमें इनके सिक्के जो इनके ऊपर इंस्क्रिप्शन के ऊपर, जो इनके सिक्कों के ऊपर जो कुछ मुद्रा है या फिर लिपि है जो कि कहाँ की है, सातवाहनों की है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मत है, और जब लगभग जिस तरह से ब्राह्मण ये है इस तरह से ही मान्य एक मत, ये कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से थे। क्यों? क्योंकि 90%, मैं क्या कह रहा हूं, 90% साक्ष्य जो अपन को मिलते हैं, गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं, चित्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक नाना घाट का अभिलेख, जो कि मैं बताऊंगा आपको, सातकर्णी जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि सातकर्णी की एक बीवी थी, उन्होंने वो अभिलेख लिखवाया। और एक नासिक इंस्क्रिप्शन जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, उनकी माता जो गौतमी बलसरी थी, उनके द्वारा लिखवाया गया। ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में मिलते हैं। और उसके बाद में एक और फैक्ट ये मिलता है कि जो यहाँ की इनका जो भाषा था, इनका जो इंस्क्रिप्शन में जो भाषा मिलती है वो महाराष्ट्रियन प्राकृत मिलती है। तो इस तरह से अपन को ये श्योरिटी मिल जाती है और सर्वमान्य मत ये मिल जाता है कि ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और इनके जो राजा थे उन्होंने साउथ में भी इन्होंने अपना प्रसार किया, जिसमें आप देख सकते हो कि कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः प्रसार किया। ठीक है, तो आपको मैं एक मोटा मोटा मैप के थ्रू बता देता हूं कि इनका जो मुख्यतः जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, ये आप देख रहे हो अमरावती, इधर इनका एक शासक आया था जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, उसको इसलिए इनको आंध्र भृत्य भी कहते हैं। सातवांश को शालीवाहन वंश भी बोलते हैं, इनको आंध्र भृत्य वंश भी कहते हैं, इनको आंध्र जातीय वंश भी कहते हैं, और इनको सातवाहन वंश भी बोलते हैं, इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये आपको मैं रीजन बताऊं, इनका जो ये जो रीजन है, ये सातवाहन का रीजन है कि सातवाहनों ने यहां पे राज किया, ये वाला इस एरिया में राज किया। इनके ऊपर आप देख रहे हो वेस्टर्न क्षत्रपाज, ये लगातार इस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कलिंग पे राज नहीं किया दोस्तों, ये जो यहाँ पे कलिंग का एरिया है इस पे ये राज नहीं कर पाए, और इनके कलिंग के साथ में इनकी भिड़ंत भी होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और छत्रपोंज के साथ में इनकी झड़प होती है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इनका मेरा आपको एरिया बता दिया, क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या क्या चीज हो गई अपनी, ये कौन थे और ये इनका क्षेत्र क्या था, क्या क्या चीजें हो गई, ये कौन थे और इनका क्षेत्र क्या था। अब तीसरी बात ये कि इनकी स्थापना इनकी किस तरह से हुई। ठीक है, अब स्थापना पे अपन आते हैं, तो जब कर्ण वंश के बारे में अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था वहां का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। ठीक है, सुशर्मा था। बताइए आगे। तो ऐसे कहते हैं कि इनका ही सामंत हुआ करता था सिमुक, जिसको सिंधुक भी बोलते हैं, जिसको सिमुक भी बोलते हैं। तो जो सिमुक था, ऐसे कहते हैं कि वो इनका ही सामंत था, और सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली। और ये जो घटना घटित होती है वो लगभग 27 BC के आसपास में होती है, और कहते हैं कि इनका जो शासन था वो एंशिएंट टाइम के जितने भी डायनेस्टी थी उनमें सबसे बड़ा शासन, 450 साल तक का शासन कहते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं प्रथम शताब्दी से जो तीसरी या दूसरी शताब्दी, प्रथम शताब्दी BC की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरी शताब्दी के लास्ट तक, एंड तक जाके इनका शासन खत्म हुआ था। कोई जगह 300 ईयर के बारे में बोलते हैं, कोई जगह 450 साल बोलते हैं, लेकिन आपको पहले भी कह चुका हूँ एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसकी डेटलाइंस या टाइमलाइंस इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि इनका वेरिएशन मिलता है, कहीं पे थोड़ी डेट आगे मिल सकती है, कहीं पे पीछे मिल सकती है, इनका एग्जैक्टली डेट मिलता नहीं है। और एग्जैक्टली डेट यदि कहीं पे नहीं मिलता है तो उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछना नागवारा होता है, और कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से नहीं आएंगे कि भाई ये कहाँ से कब तक इन्होंने शासन किया, रूल किया, कहाँ से कब तक इन्होंने रूल किया। ये जरूर आ सकते हैं भी इनके राजाओं के बारे में बताइए, इनकी कला बताइए, उनके द्वारा कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया उनके बारे में पूछ सकते हैं, ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया, इस इंस्क्रिप्शन में क्या क्या उपाधियां दी गई है, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं।
तो अपन आ गए हैं स्थापना के ऊपर। तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी 27 BC में। इनके जो राजा थे सिमुक, सिमुक ने कर्ण वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मा उसको मारकर या उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाल दी। पृष्ठभूमि अपनी खत्म होती है, सामान्य जानकारी अपनी खत्म होती है। अब एक छोटा सा ब्रेक पानी का, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इनके आरंभिक शासक कौन थे, जिसमें बताऊंगा आपको 3 अच्छे शासक थे। अंधकार युग के बारे में बात करूंगा, जिसमें भी 3 ऐसे शासकों को बताऊंगा जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उनका उल्लेख और जगह भी मिलता है, लेकिन और थोड़ा जो इनमें आएंगे उनका उल्लेख सिर्फ मत्स्य पुराण में मिलता है। और पुनरुत्थान में मैं आपको बड़े बड़े शासकों के बारे में बताऊंगा और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक पाने का। हाँ दोस्तों, अपन ने कर लिया था पहला पार्ट कंप्लीट। अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अपना जो ये पार्ट है वो खत्म हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे पार्ट पे। नई स्लाइड पे दूसरा पार्ट, इनके शासक या फिर इनकी राजनीतिक जीवन। तो अपन लिख देते हैं एक प्रमुख शासकों के बारे में। और जब अपन प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अपन 3 तरीके के शासक पढ़ेंगे। पहला अपन आरंभिक शासक, उसके बाद में अंधकार युग और उसके बाद में पुनरुत्थान का काल। तो जो आरंभिक शासक थे, जो अपन आरंभिक शासक पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे आरंभिक शासक। 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे अंधकार का युग। और 3 नंबर पे अपन पढ़ेंगे पुनरुत्थान काल। पुनरुत्थान काल। जब हम आरंभिक काल पढ़ रहे हैं तब इनका एक शासक का मैंने तो आपको बता दिया कि ये स्थापक कौन था। इनका सिमुक था 27 BC में। ठीक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है वायु पुराण में। इसने वायु पुराण में क्या जानकारी मिलती है, जो सिमुक था, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की थी। ठीक है। और बताइए, पहला अपना सिमुक का इतना ही है, इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। पहला अपना शासक कंप्लीट हो गया। दूसरे शासक पे आइए। पहला अपना कंप्लीट हो गया, दूसरे शासक पे आइए। जो दूसरा शासक है वो कृष्ण। क्या है? कृष्ण। इसके बारे में अपन को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है और इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब तीसरा, और इनका जो प्रथम प्रोमिनेंट राजा हुआ और जो प्रथम रिकॉग्नाइज राजा हुआ, प्रथम जिसने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई, वो राजा अपन पढ़ेंगे सातकर्णी। और सातकर्णी प्रथम, और जो कि कृष्ण का बेटा था। जो सातकर्णी प्रथम था, जो सातकर्णी प्रथम था, उसने खूब सारे काम करवाए। और सातकर्णी प्रथम ने साम्राज्य विस्तार भी किया। सातकर्णी प्रथम की
रानी थी एक, जिनका नाम नयनिका या फिर नागनिका बोलते हैं। ऐसे कहते हैं कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में उनकी जो रानी थी नयनिका या फिर नागनिका, उन्होंने, सातकर्णी प्रथम के दो पुत्र थे, एक का नाम था शक्तिश्री, एक का नाम था वेदश्री। वेदश्री को सातकर्णी प्रथम की मृत्यु होने के बाद में उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन क्योंकि वो नाबालिग था, छोटा था, इसलिए एक संरक्षिका की जरूरत हुई, रिजेंट। तो इसकी जो माता या फिर सातकर्णी की जो बीवी नागनिका, जिनको नयनिका भी कहते हैं, उन्होंने लगातार 15 साल तक, लगातार 15 साल तक संरक्षिका का दायित्व निभाया। अब जितनी भी जानकारी अपन को सातकर्णी प्रथम के बारे में मिलती है, वो सारी की सारी जानकारी नयनिका ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, नाना घाट का अभिलेख, उसमें मिलती है। तो जो नाना घाट का अभिलेख है, उसमें अपन को देखते हैं कि इसकी खूब सारी उपाधियां मिलती है, खूब सारे इसके द्वारा किए गए काम मिलते हैं, और खूब सारा इनके द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलता है? तो उसके अंदर एक इनकी उपाधि मिलती है, और वो है एक ब्राह्मण। दूसरी उपाधि इनके बारे में बोलती है अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र का मतलब, अप्रतिहत चक्र का मतलब इनकी विजयों का जो अभियान है वो कभी रुके नहीं, उनका जो पहिया है, विजयों का जो पहिया, वो कभी रुके नहीं। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? मैंने बताया साम्राज्य विस्तार के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में इनके बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? ये जानकारी मिलती है कि इसने ही सर्वप्रथम क्या किया, विदिशा, सौराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, ये जितना भी एरिया था, इस सब पे शासन करने की कोशिश की, और यहां पे इसने अपने राज्य स्थापित किया। और क्या जानकारी मिलती है? और जानकारी ये मिलती है कि इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो सातकर्णी प्रथम था, उसने 3 यज्ञ किए, जिसमें 2 राजसूय यज्ञ किया, एक वाजपेयी यज्ञ किया, अश्वमेध, सॉरी 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किया। उसमें यह जानकारी मिलती है कि इसके शासनकाल में कुल 18 यज्ञ हुए। 18 में से 2 यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ थे और एक जो राजसूय यज्ञ था, मतलब 3 यज्ञ किए सातकर्णी प्रथम ने, और उसके अलावा कितने बच गए? 18 में से 3 निकालते हैं तो 15 बच गए, तो 15 किए इसकी जो रानी थी नयनिका ने। एक अक्सर अक्सर से क्वेश्चन आता रहता है, यूपीएससी में क्वेश्चन आता रहता है, और भी कोई एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आता रहता है कि प्रथम लिखित कोई साक्ष्य मिलता है भूमि अनुदान का। तो ये जो नाना घाट अभिलेख है, नयनिका के द्वारा लिखवाया गया, उत्कीर्णित करवाया गया, उसमें मिलता है प्रथम लिखित साक्ष्य भूमि अनुदान का। नयनिका के बारे में एक और बात बताऊंगा आपको कि इंडियन हिस्ट्री में सर्वप्रथम यदि कोई साक्ष्य मिलता है, सर्वप्रथम यदि कोई रिजेंट संरक्षिका बनती है कोई महिला, तो नयनिका बनती है वेदश्री की। ये भी एक प्रोमिनेंट फैक्ट या फिर एक रिच फैक्ट कह सकते हैं, जिसको सामान्यतः क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको नाना घाट के बारे में बता दी, या फिर मान लीजिए सातकर्णी के बारे में बता दी, या फिर मान लीजिए नयनिका के बारे में बता दी, या फिर मान लीजिए वेदश्री के बारे में बता दी। तो इन सबको अपन एक एक करके लिख भी लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम राजा कौन सा है अपना? सातकर्णी। क्योंकि 2 राजा अपने हो गए थे, तीसरा राजा अपनाते हैं सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं अपन इसकी पत्नी के बारे में। पत्नी थी इनकी नयनिका, नायनिका या फिर नागनिका। ठीक है, और उसके द्वारा इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया गया, या फिर नागनिका अभिलेख कह सकते हैं, या फिर नाना घाट अभिलेख, या फिर नाने घाट अभिलेख, अलग अलग नाम नाम नागनिक अभिलेख। इसके बारे में कहते हैं कि ये प्रथम प्रोमिनेंट राजा हुआ इनका, प्रथम प्रमुख शासक, प्रथम
प्रमुख शासक। ठीक है, इसके जो सिक्के हैं इसके ऊपर मिलता है श्री 7 लिखा हुआ, श्री 7। इसके सिक्कों पे श्री 7 लिखा हुआ है। इनके जो इंस्क्रिप्शन देखते हैं अपन, इनके सिक्के जो देखते हैं, इनके कॉइन्स जो आते हैं, उनके बारे में अपन को मिलता है कि इसके सिक्कों पर लिखा हुआ रहता है श्री 7। क्या लिखा हुआ रहता है? श्री 7। ठीक है, और बताइए इनके बारे में, और इसकी उपाधियों के बारे में। जो सारी सारी नानाघाट अभिलेख में मिलती है उनके बारे में बता रहा हूं मैं। अप्रतिहत चक्र और एक दक्षिणापथ स्वामी, दक्षिण पथ स्वामी, क्या मिलती है इनकी उपाधि? इनकी उपाधि मिलती है अप्रतिहत चक्र, प्रतिहत चक्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन हो गया। एक दक्षिणापथ स्वामी, दक्षिणापथ स्वामी। ठीक है, और बताइए इनके बारे में। और जो नानाघाट अभिलेख है उसमें अपन को क्या मिलता है? नानाघाट अभिलेख में अपन को जानकारी मिलती है कि जो इनके पुत्र थे कौन थे? वेदश्री, वेदश्री और शक्तिश्री, शक्तिश्री। तो वेदश्री को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, लेकिन ये छोटा होता है इसलिए इसकी संरक्षिता होती है नायिका, नायनिका। इनकी माता नायनिका क्या होती है? संरक्षिका। नानाघाट अभिलेख में और क्या मिलता है? नानाघाट अभिलेख में अपन को और जानकारी मिलती है कि ये जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता है, भूमि अनुदान, का प्रथम साक्ष्य, का प्रथम लिखित साक्ष्य, प्रथम लिखित प्रथम लिखित साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, और बताइए। ये सारी बातें अपन ने सातकर्णी के बारे में पढ़ ली। एक दो बातें और बच गई हो? सारी बातें अपन लगभग कर ली है। एक दो बातें और जो अपन लेकर चलते हैं। एक दो बातें इनके बारे में और, कि ये जो नानाघाट अभिलेख है ये थोड़ा ज्यादा मोटा कर लिया मैंने, लगता है करना पड़ेगा। नानाघाट अभिलेख ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है अपन को? इसकी मालवा से गोल मुद्राएं मिलती है, मालवा से गोल मुद्राएं, मालवा से गोल मुद्राएं मिलती है और रजत मुद्राएं मिलती है। गोल मुद्राएं, रजत मुद्राएं मिलती है। और सातकर्णी ने अपनी पत्नी जो नयनिका है उनके नाम पर भी रजत जो मुद्राएं होती है उनको बारे में, कि जो रजत मुद्राएं हैं वो अपनी पत्नी के नाम पर इसने रजत मुद्राओं का जो स्थापना होता है या फिर चालू ग्रहण होता है वो करवाई थी। ये इस तरह से अपना सातकर्णी हो गया, सातकर्णी प्रथम हो गया। ठीक है, ये हो गए अपने आरंभिक राजा। आरंभिक राजा के बारे में अपन आगे देखते हैं। अंधकार युग, अंधकार युग इसको क्यों कहते हैं? कि सातकर्णी प्रथम के बाद में लगातार अपन कह सकते हैं निठल्ले राजा, अपन कह सकते हैं बेलखने राजा, अपन कह सकते हैं नागवारा राजा, या कह सकते हैं बिना कोई शक्ति वाले राजा, या फिर इनके उत्तराधिकारी, वो बेलखने थे
और ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सके। तो अपन देखते हैं कि इधर से खारवेल, सातकर्णी के टाइम पे भी खारवेल ने यहाँ पे आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। सातकर्णी सफल नहीं हो पाया था, वो उस अटैक को विफल नहीं कर पाया था, ऐसे कहते हैं। कुछ जगहों पे ये भी आता है कि भाई कर पाया था। तो जो खारवेल है वो सातकर्णी के समकक्ष या फिर समकालीन कहते हैं इसके बारे में, जो कलिंग का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ था। ठीक है, इन राजाओं में 19 राजाओं में 3 राजा, एक तो हाल, जिसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, हाल के बारे में अच्छे से बात करेंगे। 3 राजा हैं जिनके बारे में अपन को अन्य जगह भी जानकारी मिलती है। बाकी जो 16 राजा होते हैं उनके बारे में अपन को मत्स्य पुराण के अलावा और कहीं पे भी जानकारी मिलती है नहीं मिलती है। हाल के बारे में बताऊं आपको, हाल जो था वो विद्वानों का आश्रयदाता भी था, इसके बारे में इतनी जानकारी है। और ऐसे कहते हैं कि जिस तरह से आरंभिक राजाओं में सातकर्णी युद्ध के मामले में प्रमुख था, उसी तरह से शांति के मामले में जो बहुत अच्छा राजा या जो बहुत प्रमुख राजा हुआ उसके बारे में कहते हैं कि वो हाल था। हाल की एक किताब का नाम भी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ये खुद एक बड़ा विद्वान था, इसने अपनी पुस्तक लिखी गाथा सप्तशती, जो कोई प्रेम और शिव के बारे में है, जिसमें कुछ उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसके दरबार में 2 महत्वपूर्ण विद्वान भी रहते थे, जिसमें एक का नाम था सर्ववर्मन और एक का नाम था सर्ववर्मन, जिसने कातंत्र नाम से बहुत बड़ी एक कहते हैं कि व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। इसकी कातंत्र नाम से व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। और एक दूसरा था जिसने लिखा बृहत कथा कोश। क्या लिखा उन्होंने? बृहत कथा कोश। ठीक है, आगे बताइए, आगे चलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अंधकार युग की। अंधकार युग। अंधकार युग में अपन देखते हैं कि 19 राजा, इसका उल्लेख है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इनमें से 3 राजा है, उनकी जानकारी अपन को और जगह भी मिलती है, जिसमें एक का नाम है उपालिक और एक का नाम है हाल। और इस हाल की बात अपन करेंगे अच्छे तरीके से। हाल ने खुद ने गाथा सप्तशती नाम से ये काव्य लिखा। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक का नाम था गुणाढ्य, ठीक है, और एक का नाम था सर्ववर्मन। एक अच्छी पुस्तक जिसका नाम अपन कह सकते हैं स्वातंत्र, और इसने बृहत कथा कोश की रचना की। यह था हाल। अब अपन देखेंगे अंधकार युग के बाद में पुनरुत्थान का काल। किसका काल? पुनरुत्थान का काल, कि किस तरह से ये जो 19 बेलखणे राजा हुए उसके बाद में वापस एक बार क्या होता है कि बेलखणे राजा जब होते हैं तो उस टाइम पे ऊपर शकों के आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो शकों के आक्रमण के चक्कर में इनका जो राज्य होता है वो सिकुड़ता 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 से प्रतिष्ठान तक ही रह जाता है। इसके बारे में सातकर्णी प्रथम के बारे में प्रतिष्ठानपति भी कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिष्ठान में, इसके पहले की जो सातकर्णी था उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसको कहते हैं प्रतिष्ठानपति। और प्रतिष्ठानपति इसलिए कहते हैं कि इसने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया था। ठीक है, और बताइए। हाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाल की पत्नी का नाम था मलयवती, और वो भी एक अच्छी क्या थी? वो भी एक अच्छी व्याकरण ज्ञाता थी या फिर विद्वान थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुनरुत्थान के काल की। अंधकार युग अपना हो गया। अंधकार युग में एक और राजा का नाम था कुंतल सातकर्णी, वो मैं याद नहीं आ रहा था मेरे को। एक और राजा था जिसका नाम था कुंतल सातकर्णी। कुंतल सातकर्णी, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, वो काल आता है पुनरुत्थान का काल। का काल? पुनरुत्थान का काल। इसको पुनरुत्थान का काल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेलखणे राजाओं के बारे में बाद में एक अच्छा राजा हुआ जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र
सातकर्णी। तो ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था ना, ये इसने पहले साम्राज्य को इकट्ठा किया, अपने आंतरिक मामलों को सुलझाया, छोटे छोटे राज्यों पे आक्रमण करता गया, छोटे छोटे राज्य से अपनी शक्ति बढ़ाता गया। धीरे 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 करके इसने क्या किया, अच्छे खासे भूभाग पे या साम्राज्य पे इसने अधिकार कर लिया। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जिस तरह से नानाघाट इंस्क्रिप्शन से सारी की सारी जानकारी सातकर्णी प्रथम के बारे में मिलती है, उसी तरह से नासिक इंस्क्रिप्शन से, नासिक जो अभिलेख है उससे अपन को सारी की सारी जानकारी मिलती है गौतमीपुत्र सातकर्णी की। और ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो लिखवाया था इसकी माता गौतमी पलसरी ने, और जो ये लिखवाया था ये पुलमावी, जो इसका बेटा था पुलमावी। तो पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में ये नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, जिसमें बहुत सारी बातें की गई है। और इंस्क्रिप्शन ये एक विजयों का उल्लेख है, इस तरह से प्रशस्ति है, नासिक प्रशस्ति है एक तरह से। प्रशस्ति क्या होती है कि उसमें विजयों का उल्लेख होता है, उसमें शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी होती है, राजा का एक तरह से गुणगान होता है, बखान होता है। तो इसकी माता ने इस प्रशस्ति के माध्यम से अपने पुत्र का बखान किया है। खूब सारी उपाधियों के बारे में उसमें बारे में जानकारी है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। इसकी उपाधियां मिलती है खूब सारी। क्या क्या मिलती है? जैसे एक उपाधि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्षत्रिय मान तपदंश, ठीक है। और क्या मिलती है? एक मिलती है शक यवन पहलव निष्पदंश, मतलब शकों का, यवनों का, पहलुओं का नाश करने वाला, ठीक है। एक मिलती है सर्व राजलोकमंडल, मतलब पूरे राज्य पे राज करने वाला, अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, एक ब्राह्मण। और ऊपर मैं बताऊंगा आपको अभी, ये सहरात वंश होता है। और सहरात वंश में क्या करता है, ये सहरात वंश को एक समूल नाश कर देता है, मिटा देता है। कौन रहता है सहरात वंश? ऊपर से जो मैंने आपको बताया था शकों के द्वारा आक्रमण होता है, उसके दो वंश होते हैं, एक सहरात वंश होता है, एक कादमक वंश होता है। तो सहरात वंश का ये समूल नाश कर देता है। सहरात जो वंश होता है उसका समूल, उसका शासक होता है नहपान, नहपान को ये मार देता है। तो इसकी एक जो उपाधि मिलती है वो मिलती है सहरात वंश मूल दमक, मतलब सहरात वंश को मूल से नष्ट करने वाला। इस तरह से इसकी खूब सारी उपाधियां मिलती है, जिसकी एक एक उपाधि के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताऊंगा। इसके पहले अपन मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं इसकी। तो सहरात वंश का ये नाश कर देता है, ठीक है। और बताइए इसके बारे में। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था, इसके खूब सारे अपन को बातें बतानी पड़ती है कि इसने यदि शकों का या फिर कैसा सहरात वंश का इसने नाश किया है, साक्ष्य बताओ भाई, ऐसे तो अपन मान नहीं सकते। तो इसके बारे में आपको प्रमुख जानकारी क्या क्या मिलती है, तो उसके बारे में अपन को खूब सारी चीजें मिलती है। क्या मिलती है? इसके बारे में यह जानकारी मिलती है कि एक अजकालकी नाम से एक गांव है, एक करजक नाम से एक गांव है। तो एक नासिक अभिलेख है, एक वो थोड़ी देर पहले मतलब नासिक प्रशस्ति के बारे में बात कर रहा था, वो सारी सारी बातें। अब एक नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसने जो बौद्ध संघ है, तो बौद्ध को इसने अजकाल के नाम से एक गांव दान दिया। ठीक है, गांव तो देते, हर कोई दे देता है। मुख्य बात क्या है कि ये जो अजकाल के गांव था वो इससे पहले जो मैंने अभी बताया आपको सहरात वंश, उनके कब्जे में था। यदि उनके कब्जे में है और दान दे रहा है कौन? सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका मतलब इसने उनको हराया है, हराने के बाद में ये इसके अंडर में है, उसके बाद में इसने गांव दान में दिया है। एक और जानकारी मिलती है कि एक करजक नाम से गांव है, कारले की गुफाओं में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, अभिलेख मिलता है, तो करजक नाम से गांव ये दान में देता है बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। ये भी एक प्रमुख जानकारी होगी कि हाँ इसने नेपाल को हराया होगा। एक और प्रमुख जानकारी की मिलती है, इसकी 13,250 सिक्के मिलते हैं एक जगह, जोगलथंबी नाम की एक जगह, जोगलथंबी। वहां पे जो नहपान के 13,250 सिक्के, लगभग 13,500 सिक्के मिलते हैं। उसमें से लगभग 70-80% के आसपास, एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 9270 या फिर खूब जगह 8,000 भी लिखे हुए होते हैं। तो ये जो सिक्के हैं, इसने क्या किया कि नेपाल के सिक्के पे एक तरफ नेपाल की फोटो हुआ करती थी, ये भी मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा। तो नेपाल की जो फोटो हुआ करती थी, उसके एक साइड में क्या किया उसने, खुद की इंस्क्रिप्शन इसमें लिखवा दिया।
उन सिक्कों को पुनः डलवा दिया। और यदि किसी के सिक्कों पे आप दोबारा कोई दूसरा राजा पुनः उसको ढलवाता है, इसका मतलब यह है कि उस राजा का पहले जो वहां पे कोई व्यक्ति रहता था उसके सिक्कों को उसने दोबारा डलवाया, मतलब वहां पे उसने कब्जा कर लिया है। इस तरह से दो प्रमुख बातें मिलती है कि एक तो ये मिलती है कि उस वहां के आसपास का जो एरिया था, जो कोई टाइम पर शकों के पास में था, वो दान दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये उसका वहां पे राज होगा। एक सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है कि सिक्के अपन को मिलते हैं कि उसके नेपान के, और उसको दोबारा पुनर्ढलित ढलवा ढलवा कर उनको दोबारा अपने बनवा के जा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि उसका जो भंडार है वो भी उसके कब्जे में आ गया है। ठीक है, तो उन सिक्कों को दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, इसकी प्रमुख जानकारी ये कि एक तो क्योंकि ये पहले किसके कब्जे में था, या पहले इसको किसने लिखवाया, लिखवाया शकों ने, तो खरोष्टी लिपि मिलती है। और दूसरी लिपि अपन को मिलती है इस पे ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि किसके द्वारा, ब्राह्मी लिपि गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। इसमें दो लिपि मिलती है, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो क्वेश्चन आ जाएगी ये किस किस लिपि में है, तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एक दो फोटो और दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, ये ऐसा इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, ऐसा इंस्क्रिप्शन। हालांकि अपन तो इसको पढ़ नहीं सकते, क्या है, विद्वान लोग पढ़ते हैं इनको। ये ऐसे इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे। ठीक है भाई, और बताइए। हाँ, तो इसकी उपाधियों के बारे में बता रहा था आपको, इसके अलग अलग उपाधियों के बारे में। तो उन उपाधि की बात करता हूँ मैं। लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यदि आपको लिख के बताऊं मैं, तो इसकी उपाधियों के बारे में अपन जो नासिक प्रशस्ति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं नासिक प्रशस्ति। किसने लिखवाई, गौतमी बलश्री ने। कौन थी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री। कब, पुलमाविस के शासनकाल के 19वें वर्ष में। के 19वें वर्ष में। ठीक है, क्या क्या है इसमें, इसमें उपाधियों की जानकारी मिलती है अपन को खूब सारी। क्या क्या मिलती है, एक नंबर क्षत्रिय, क्षत्रिय मान तपदंश, मान तपदंश। मतलब क्षत्रिय मान तपदंश का मतलब क्षत्रियों का जो मान है, या घमंड है, या दर्प है, उसका नाश करने वाला। ठीक है, और इसकी उपाधि क्या मिलती है, और मिलती है त्रिसमुद्र, त्रिसमुद्र तोय विजय पताका। त्रिसमुद्र तोय विजय पताका, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसने 3 समुद्रों पर विजय प्राप्त कर ली और इसका पानी पी लिया। एक तरह से 3 समुद्रों पर इसने विजय प्राप्त कर ली। त्रिसमुद्र तोय विजय पताका। ठीक है, एक और इसकी जो उपाधि मिलती है, ठीक है, तीसरी क्या मिलती है, तीसरी मिलती है तक यवन पहलव निस्पदंश, निस्पंश। मतलब
शकों का, यवनों का, पहलुओं का नाश करने वाला, या फिर उनके जो दर्प है उनका नाश करने वाला, फिर इन सबको नाश करने वाला। एक और क्या उपाधि मिलती है? सर्वराज लोकमंडल। सर्वराज लोक मंडल मतलब इसने आसपास के पूरे जो इलाका है उस सभी के ऊपर उसने राज किया, इसलिए यह मिलती है। ठीक है। एक मिलती है अनेक समरा विजय। अनेक समरा विजय, अनेक समरा विजय, शत्रु संघ। शत्रु संघ मतलब अनेक समरा विजय, अनेक समर, जो समर मतलब युद्ध है, अनेक युद्धों को जीतने वाला शत्रु संघ, और शत्रुओं को, संघों को हटा देने वाला। एक ये मिलती है। उसके अलावा अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण मतलब इसके जैसा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं। एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। आगमन निलय, आगमन निलय। और इसकी तुलना की गई है भीम, केशव, कृष्ण, इन सबसे इसकी तुलना की गई है। इस तरह से ये जो आपके सामने दिख रही है बहुत सारी चीजें, ये इसकी उपाधियों के बारे में और उसकी जो तुलना की गई है उसके बारे में, ये सारी सारी चीजें मिलती है अपन को। नासिक, जो अपन को क्या मिलता है? नासिक का प्रसिद्ध प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति, जिसको अपन कह सकते हैं नासिक प्रशस्ति। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसके बारे में अपन को सारी सारी जानकारी अपन को बात कर ली है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में शासक, ये 23वां शासक था, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। 3 शासक तो अपने आरंभिक काल के, प्लस 19 शासक अपने अंधकार युग के, तो ये कितने हुए? 22। 22 के बाद में जो 23वां आया, 23rd, ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है भाई, चलो ये बातें भी होगी कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। और जब अपन वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की बात करेंगे तो अपन देखेंगे इसके जो शख्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। आगे चलते हैं, करते हैं उसको कंप्लीट। किसकी बात करेंगे? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। तो अपन लिख लेते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी दिख रहा है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक तो नाम मिलता है पुलोमा, जो कि महाभारत में, महाभारत या फिर पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। एक और
नाम मिलता है इसका, जो टोलमी कहता है सिरोपुलोमाई, इसका एक नाम मिलता है, अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है, और बताइए। अब इसके जानकारी के स्रोत देखेंगे। ये पुलमावी जो अपन बात कर रहे हैं, ये जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में? तो कुछ अभिलेख है वहां से मिलती है, और कुछ मुद्राएं हैं वहां से मिलती है। क्योंकि इसके बारे में क्यों सुनाया हुआ है पहले कि किसकी मुद्रा पर जहाज के ऊपर दो पतवार इस तरह का एक साइन है, दो पतवार वाली जहाजों का जो मुद्रा पर चिन्ह है वो कौन से राजा की है, ये यूपीएससी में पहले क्यों सुनाया हुआ है एक बार। तो इसलिए इसके जानकारी के स्रोत अपन को प्राप्त होने जरूरी है, इसके बारे में प्राप्त बात होनी जरूरी है। और वो मैं आपको जो दो पतवार वाली जहाज है उसकी मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको। शुरू करते हैं। तो एक तो इसके जानकारी के स्रोत देखते हैं सबसे पहले अपन। जानकारी के स्रोत, इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है? जानकारी के स्रोत बात करते हैं तो कुछ तो अभिलेख देखेंगे, ठीक है, और कुछ देखेंगे मुद्रा। ठीक है, अभिलेख देखते हैं। तो नासिक का अभिलेख, नाना घाट का अभिलेख, कार्ले का अभिलेख, कार्ले का मुद्रा तो मैंने आपको अभी बताया था, दो पतवार वाली जहाज। अंकित मुद्रा, अंकित मुद्रा। जो नासिक अभिलेख है, जो कार्ले का अभिलेख है, जो नानाघाट का अभिलेख है, नासिक से इसके 4 अभिलेख मिलते हैं, नानाघाट से इसके 1 अभिलेख मिलता है, और कार्ले से इसके 2 अभिलेख मिलते हैं, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। और मैंने आपको बताया मुद्रा के बारे में कि दो पतवार वाले जो जहाज, जो दो पतवार वाले जहाज अंकित है वो वाली मुद्रा मिलती है। ये इसके जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, दो पतवार वाले जहाज का चित्र, हाँ यही है। तो फोटो दिखा देता हूँ आपको मैं, कौन सा है वो फोटो, फोटो लाया था शायद मैं। ये जो जहाज है इस पे 2 पतवार है दोस्तों, देखो, ये एक, ये 2, इसके बीच में, ये इसके बीच में, ये जो 2 पतवार है, एक पतवार, 2 पतवार, 2 पतवार वाली नाव या जहाज, जो भी 2 पतवार वाली नाव। तो इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इस टाइम पे नेवी का बहुत अच्छा एक वो हुआ करता था। किसका? नेवी इस टाइम पे बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करती थी, इसलिए 2 पतवार वाली नाव की अपन को यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बारे में और बातें बताओ। और बातें इसके बारे में ये है कि जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी था, इसका भी शकों के साथ में क्या होता है, संघर्ष होता है। किसके साथ में? शकों के साथ में। शकों के 2 मैंने आपको बताए थे, क्या बताया? एक तो मैंने बताया था सहरात वंश, और एक बताया था कादरमक वंश। सहरात वंश को तो गौतमपुत्र सातकर्णी ने नष्ट कर दिया था, वो तो चला गया था, लेकिन कादरमक वंश उनका बचा हुआ था। और कादरमक वंश में उसके चेष्टक था, एक बड़ा शासक जो हुआ वो हुआ, जिसका नाम था, दिमाग में नहीं आ रहा, अटक रहा है, क्या नाम था उसका, रुद्रदामन। तो ऐसे कहते हैं कि इस रुद्रदामन के इसके साथ में बढ़ंत हुई, और रुद्रदामन ने इसको 2 बार पराजित किया, लेकिन दोनों बार इसको छोड़ दिया, पकड़ लिया लेकिन पकड़ने बाद छोड़ दिया। तो ये बात मिलती है कि इसको छोड़ा क्यों, जबकि नहपान को तो इसने मारा था, इसके पिता ने या फिर गौतमपुत्र सातकर्णी ने मारा था। तो इसने सॉरी जो रुद्रदामन है, इसने इसको हराया, इसको पकड़ा, बाद में छोड़ा क्यों? तो ऐसा मिलता है कि इनके साथ में एक निजी संबंध थे इनके। क्या निजी संबंध थे? वो एक कन्हेरी का अभिलेख मिलता है, कन्हेरी का, और कन्हेरी के अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि रुद्रदामन की जो पुत्री थी उसका विवाह इसके साथ में हो रखा था।
इसलिए रुद्रदामन ने इसको कह दिया कि ऊपर तू विस्तार मत कर, तू नीचे की तरफ विस्तार कर अपना, ऊपर नहीं आना तेरे को। ऊपर आया तो अब की बार आ गया तो मार देंगे भाई, 2 बार तो हमने तेरे को बचा लिया, मेरी बेटी के चक्कर में बचा लिया कि मेरी बेटी का सुहाग उजड़ जाएगा, लेकिन तू अभी आया, तीसरी बार आया तो तीसरी बार कोई माफ नहीं करता है, 2 बार ही करता है माफ आदमी। अब की बार ऊपर आ गया तेरे को मार दिया जाएगा भाई, कौन बचाएगा तेरे को, कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसने क्या किया, ऊपर विस्तार करने की जगह नीचे विस्तार करना स्टार्ट कर दिया, और नीचे विस्तार करता करता ये अमरावती तक आ गया, आंध्र तक आ गया। इसीलिए कहते हैं कि आंध्र जो प्रदेश है उसमें प्रथम बार सातवान कोई आया था तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी आया था, और इसीलिए इसको आंध्र भृत्य भी कहते हैं। किसको, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को आंध्र भृत्य भी कहते हैं, और अमरावती के अभिलेख से इसका नाम भी मिलता है। इसलिए एक जो बात आती है कि ये आंध्र प्रदेश के थे, इसीलिए भी बात आती है कि आंध्र प्रदेश में इसके अभिलेख इसलिए मिलता है कि ये इसने नीचे की ओर शासन करना स्टार्ट किया, नीचे की ओर इसने अभियान करने स्टार्ट किए, और नीचे की ओर आते आते इसने अमरावती तक आ गया, इसलिए इसको आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। ये इसके बारे में शकों के साथ में इसका जो संघर्ष था उसकी बात थी। कनेरी के अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने 2 बार इसको पराजित किया और दोनों बार इसको छोड़ दिया। और कनेरी अभिलेख में मिलता है कि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था इसके साथ में, इसके पिता ही इसके साथ में शादी करके चले गए थे। ये बात आती है अपनी शकों के साथ में संघर्ष के बारे में। देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये लगभग, ये कौन था, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जो शासन था ये था लगभग ये वाला इलाका सातवाहनों के कब्जे में था, लेकिन लेकिन ये उज्जैन है यहाँ पे, ठीक है, उज्जैन, यहाँ पे कादरमान वंश या फिर रुद्रदामन आ गया था। रुद्रदामन ने इसको चेतावनी दी, इस तरफ मत आना, इस तरफ नहीं आ सकता, तो इस तरफ शासन कर, तो आता था यहाँ पे अमरावती तक आ गया था। ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे अमरावती, इस तरफ इसने शासन किया, इसलिए इसको प्रथम आंध्र भृत्य भी कहते हैं। प्रथम आंध्र भृत्य, ये आंध्र प्रदेश में प्रथम बार जिसने सातवाहनों की तरफ से राज किया वो है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके बारे में हो गई। ये था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। आपको पुलमावी का फोटो भी दिखाऊं यदि, ये देख लिए भाई, ये वशिष्ठिपुत्र पुलमावी है, देखिए आप, ये है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का फोटो, ये। और एक इंस्क्रिप्शन में देखो, आपको मैं दिखाऊं, ये राणो वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी सा, ये इस तरह का इंस्क्रिप्शन ऊपर वाला, जो कि मैं तो पढ़ नहीं सकता, इंग्लिश में जो ये नीचे लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं अपन। ये देख लिया आप, राणो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी सा, ये ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपन ने गौतमपुत्र सातकर्णी की बात कर ली है, अपन ने वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की बात कर ली है। अब इनके एक जो शासक उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी, उसके बारे में बात करेंगे। जो अच्छे राजा हुए उनमें ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो यज्ञश्री सातकर्णी था यही अंतिम ऐसा राजा था, जो अच्छा राजा था या प्रोमिनेंट राजा था, अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। और इसकी जानकारी मिलती है खूब सारे सिक्कों में, या फिर एक तो होते हैं इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो हस्तलिखित होते हैं या फिर कुरेतकर होते हैं, एक होते हैं चिन्ह अभिलेख। तो उज्जैन का जो चिन्ह अभिलेख है उसके बारे में, उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि यज्ञश्री सातकर्णी नाम से एक राजा हुआ था। ये भी अपने जो सिक्के थे उस पर जहाज की फोटो, मछली की फोटो, ऐसी फोटो उत्कीर्ण करवा था, मतलब नेवी इसकी भी बहुत ज्यादा मजबूत थी। और इसके बारे में बस यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में इतनी सी बात है, यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में बस इतनी सी बात है
यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में बस इतनी सी बात है कि इस टाइम पे जो शक सातवाहन संघर्ष था वो समाप्त हो गया था। शक सातवाहन संघर्ष था वो समाप्त हो गया। शक सातवाहन जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया, जो काफी लंबे टाइम से चला रहा था वो इस टाइम तक आते आते समाप्त हो गया। इसके अलावा इसके भी सिक्के मिलती है जिसपे जहाज की फोटो मिलती है, जिसपे मछली की फोटो मिलती है, इस तरह से खूब सारी फोटो वगैरह मिलती है। उसके बाद में इनका जो अंतिम शासक हुआ, जैसे जिसको अपन कह सकते हैं कि अंतिम शासक ही कह सकते हैं, कि इसके बारे में इसका कोई प्रोमिनेंट राजा नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि ये छोटे छोटे टुकड़े में फंस बट गया, और ये जो कोरोमंडल तट है वहां तक जाके सिमट गया, और छोटी सी एरिया में सिमट गया, आंध्र प्रदेश के छोटे से एरिया में सिमट गया। तो वो सबसे अंतिम जो राजा था वो था पुलमावी फोर्थ। इसके बाद में कौन आता है? पुलमावी फोर्थ। इसके बाद में इनका अंतिम राजा आता है जिसका नाम आता है पुलमावी फोर्थ। पुलमावी फोर्थ, ये पुलमावी चतुर्थ इनका अंतिम राजा होता है। ऐसे कहते हैं कि सातवाहन शासन का जो द एंड होना स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, उस टाइम पे ये छोटे छोटे सामंत जो स्टेट्स होते हैं उनमें बंट गया। सामंत स्टेट्स में कौन कौन थे तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें वाकाटका, पहलवाज, पल्लव, टुटु वंश, टुटु एक छोटा एक वंश हुआ। उसके अलावा इक्ष्वाकु और आभीर, ये 5 चीजें, वाकाटक, आभीर, टुटु, वाकाटक, आभीर, चुट्टू, इक्ष्वाकु और पल्लव्स। और कहते हैं कि पल्लव्स और जो वाकाटक थे वो एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुए। वाकाटक सबसे ऊपर के नॉर्थ साइड में था, जो इसका एरिया था उसके नॉर्थ साइड में। आभीर था जो इनका जो कोंकण तट था, कोंकण जो अपन वेस्टर्न जो पहाड़ियां हैं, जो वेस्ट की पहाड़ियां ना जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, उसके आसपास का एरिया आभीर। टुट्टू नीचे का एरिया, और पल्लव आपको पता है नीचे वाला एरिया। इस तरह से 5 भागों में विभाजित हो गया, और सातवां वंश का जो सातवां वंश था उसका राजनीतिक एंड एक तरह से हो गया। सबसे लंबा शासन करने वाला, लगभग 400 साल के आसपास शासन करने वाला। कहते हैं कि इनका जो शासन था उसमें मात्र सत्तात्मक शासन, लेकिन ये बात क्या है, ये मिथ्या है। क्यों है? मात्र सत्तात्मक शासन नहीं था, शासन तो था पितृसत्तात्मक ही। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि इनके जो शासन काल में क्या होता था कि अपनी माताओं के नाम पर खुद के नाम रखे जाते थे। और अपन देखते भी है कि जो एक नयनिका नाम से सातकर्णी की वाइफ होती है वो एक संरक्षिका के रूप में, और भारत की सबसे पहली जो संरक्षिका थी उसके नाम पर उसका नाम दर्ज होता है। एक नाना घाट इंस्क्रिप्शन भी लिखाती है। स्त्रियों का सम्मान होता था, लेकिन मात्र सत्तात्मक नहीं होकर होता पितृसत्तात्मक ही था। ये मैं आपको समाज जब पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में समाज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें अपन कला पढ़ेंगे इनकी। मौर्यकाल पूरा, मौर्यकालीन पूरी कला पढ़ेंगे, मौर्यकालीन कला, उत्तर मौर्यकालीन पूरी कला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन तीनों गांधार मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला, ये जो तीनों कलाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। 1 घंटे 9 मिनट 10 मिनट की क्लास हुई है। विदा लेते हैं आपसे, गोपाल सिंह राठौड़। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्लिंथ सिविल्स में आपने ये पूरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।